इसी हिंदी वर्ड चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में हमने सोमवार को पढ़ा था अपना आरबीआई, सेकंड दिन यानी मंगलवार को पढ़ा था हमने क्या बैंकिंग, बुधवार को पढ़ा था हमने क्या अपना लास्ट में मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपका क्या क्या खत्म हो गया टॉपिक, बैंकिंग खत्म हो गया है और आपका मॉनेटरी पॉलिसी आपका खत्म हो गया है। तो देखिए अब इसमें हमारा कुछ अन्य जो कॉन्सेप्ट हैं या टर्मिनोलॉजी हैं या शब्दावली बोलें आप, तो दो टाइप्स की आपकी क्या बची हुई हैं, आपकी शब्दावली बची हुई हैं जो आपने नहीं पढ़ी हैं और हमने नहीं पढ़ाई हैं। अब ये दो टाइप्स क्या होते हैं उनको समझते हैं। उनमें से जो एक टाइप है उसको हम आज पढ़ लेंगे और जो दूसरा टाइप है उसको हम जब इकोनॉमी की सभी क्लासेस लगभग हो जाएंगी, यानी आपका स्टैटिक पार्ट पूरा हो जाएगा, तो स्टैटिक पार्ट का जो पोर्शन आपका बचा हुआ है हर एक टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ छूट जाता है, तो उसको इकट्ठा करके जब आपकी 3 से 4 क्लासेस होंगी तो उन क्लासेस में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो देखिए अब दो टाइप्स हैं आपके। दो टाइप्स कौन कौन से हैं? एक टाइप वो है जो कि सीधा बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित है, जिसको हम आज कवर कर लेंगे। बाकी और क्या है आपका, एक टाइप है ऐसा जो कि आपका बैंकिंग और मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित तो है, हमको इसमें पढ़ना भी है, लेकिन जब आप उनको पढ़ेंगे तो वो आपकी समझ में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि वो अदर टॉपिक से लिंकेज होते हैं। अदर टॉपिक्स यानी अगर आप पहले क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे फाइनेंशियल मार्केट होता है, फाइनेंस मार्केट होता है, या आप बोलेंगे फाइनेंशियल मार्केट होता है आपका जो, वो पढ़ लेंगे। इससे पहले आप पब्लिक फाइनेंस पढ़ लेंगे। तो अगर ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो जो जो सेकंड टाइप वाले क्वेश्चंस हैं या अवधारणाएं हैं या टर्मिनोलॉजी हैं या शब्दावलियां हैं वो आपको समझ में नहीं आएंगी। और जो शब्दावली आपके समझ में आ जाएंगी, इस टॉपिक को आपने क्योंकि पढ़ लिया है, तो उन शब्दावलियों को हम आज पढ़ लेते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, हमारा हम पढ़ेंगे आज क्या, पहले पढ़ेंगे हम ट्रिपल बी यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपीएससी का, इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है पीवाईक्यू यानी आपका ब्रह्मास्त्र, तो पीवाईक्यू से कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, ना हम छूटने देंगे। तो देखिए अभी ट्रिपल बी इम्पोर्टेंट है, क्यों है, इससे हम 2022 में भी ये करंट अफेयर्स में आता और वर्तमान में भी लास्ट ईयर में कुछ न्यूज़पेपर में इसकी न्यूज़ भी आई थी। क्यों आई थी? एफएसआईबी की चक्कर में। अभी एफएसआईबी क्या होता है ये तभी समझ में आएगा जब हम ट्रिपल बी पढ़ लेंगे, यानी बैंक बोर्ड ब्यूरो। देखिए सबसे पहले आपको क्या याद रखना, 2016 में इसकी स्थापना की गई, जी जनरल नॉलेज आपकी। इसका गठन वित्तीय सेवा विभाग के तहत सलाहकार निकाय के रूप में किया गया था, यानी इसका कोई कार्य ऐसा नहीं था जो कि इसको संभालना था, ये सिर्फ एक सलाहकार निकाय था, केवल सलाहकार निकाय। तो ये आपको याद रखने वाली चीज है। सेकंड, इसका उद्देश्य क्या था, अब इसकी स्थापना क्यों की वो देखते हैं। इसकी स्थापना की गई कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, जैसे कि आपको मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ बैंकों में एसबीआई की। एसबीआई का एग्जांपल क्यों देता हूँ आपको मैं, इसलिए देता हूँ क्योंकि ये एग्जांपल लगभग सभी ने सुना है और देखा भी है और आपने अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी किया है, क्योंकि लगभग आप में से जो भी अभ्यर्थी होंगे 80 से 90% का जो खाता होगा, जो अकाउंट होगा, वो एसबीआई में ही होगा। अब क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शीर्ष प्रबंधन यानी इनका मैनेजमेंट कौन संभालेगा, जैसे चेयरमैन, प्रबंध निदेशक के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करना, क्योंकि देखिए सरकारी है तो इसका निर्धारण कौन करता है, सरकार ही करती है, गवर्नमेंट करती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, 2016 में एक बोर्ड ब्यूरो की स्थापना की, जो क्या कार्य करती थी कि मुख्य जो बैंकें हैं सरकारी, उनके लिए प्रबंधन में जो जो कार्य करेंगे, तो उनका जो उम्मीदवारों का चयन कौन करता था, ट्रिपल बी। ये क्या थी, सलाह देती थी, लेकिन अंतिम कार्य है किसका, सभी को पता है, हमारे हेडमास्टर जी यानी आरबीआई, सबको पता है। अब इससे संबंधित प्रमुख तथ्य क्या है, देखिए ट्रिपल बी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए वित्तीय संस्थानों के लिए काम करता है, सही है, आपने पढ़ लिया। यह आरबीआई और सरकार और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करता है, यानी आरबीआई और सरकार और अन्य संबंधित संस्थाएं, यानी आरबीआई और किसके बीच में, सरकार के बीच में, और इसी के साथ किसके बीच में, जैसे एनबीएफसी मान लीजिए, एनबीएफसी से इन संबंध सबके बीच में समन्वय स्थापित करने की कोशिश कौन करता है, बैंक बोर्ड ब्यूरो। यानी ये सलाह देता है कि आप ऐसे ऐसे कार्य कीजिए तो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसकी संरचना क्या होती है, संरचना अभी आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों नहीं है, क्योंकि इसका विघटन हो गया है, इसको हमने क्या चेंज कर दिया है, एफएसआईबी, यानी इसका नाम हमने चेंज करके क्या कर दिया, एफएसआईबी। और आप
आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ऐसे ही नाम तो चेंज नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ होगा, तो वो थोड़े बहुत परिवर्तन को हम आगे देखेंगे। तो संरचना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं, संरचना किसकी महत्वपूर्ण है? एफएसआईबी में। अब इसके कार्य क्या थे? वही सिफारिश करना, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु सुझाव देना, बैंकों में बेहतर संचालन हेतु मानव संसाधन निधियों के विकास में सहयोग करना, वही ट्रेडिशनल रूप से। अब इसका डेवलपमेंट विकास कैसे हुआ? 2022 में बैंक बोर्ड ब्यूरो यानी ट्रिपल बी को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो यानी एफएसआईबी फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो में बदल दिया गया। अब इसमें चेंजेस क्या हुए वो देखते हैं। इसका डेवलपमेंट देख लिया, इसका डेवलपमेंट हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, यानी एफएसआईबी और ट्रिपल बी में अंतर क्या है और ये नाम क्यों चेंज किया गया और अन्य कार्य क्या चेंज किए गए इसके। अब इंद्रधनुष योजना, अब क्वेश्चन आ सकता है कि इंद्रधनुष योजना किससे संबंधित है? शायद आया भी है पीवाईक्यू में, एक बार देखना पड़ेगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, इंद्रधनुष योजना किस संबंधित है? अगर ऑप्शन में रहा कि बैंकों में सुधार से संबंधित, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सही। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखने की है कि इंद्रधनुष योजना ही, अगर आपके ऑप्शंस में क्या नहीं है, बैंकिंग सुधार, और अगर आपके ऑप्शंस में क्या है, छोटे बच्चों का टीकाकरण, तब ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। क्योंकि देखिए 3-4 साल पहले, 5-7 साल पहले से क्या चल रहा है आपका, मिशन इंद्रधनुष चल रहा है। किसमें? जो छोटे बच्चों का टीकाकरण होता है यानी वैक्सीनेशन होता है, उससे संबंधित एक योजना चल रही थी। इसका नाम क्या था? मिशन इंद्रधनुष। उसका नाम केवल इंद्रधनुष नहीं था, उसका नाम था मिशन इंद्रधनुष। तो देखिए आपने दो चीजें पढ़ ली कि बैंकों में सुधार से संबंधित क्या है आपका, इंद्रधनुष योजना। अब ये किस संबंधित था? ट्रिपल बी भी इसमें कार्य करता था, इसका भाग था। अब इसकी आलोचना क्या है? वही कि सलाहकार निकाय के रूप में सीमित किया गया, जिससे इसकी सिफारिशों को अनिवार्य नहीं माना गया। वही कि आप सिफारिश भले ही करते रहिए, लेकिन उसको अगर आरबीआई को मानना है वो तभी मानेगी, सीधा सा। अब इसका महत्व क्यों है? वही अच्छी बातें देख लीजिए, वित्तीय दक्षता को सुधारने का प्रयास, पारदर्शिता, निष्पक्षता। अब इस पर संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं? बैंक बोर्ड ब्यूरो एफएसआईबी में अंतर, जो हम अभी देखने वाले हैं। याद रखने योग्य क्या है? वही कि अभी चेंज हो गया है। बस अब आगे देखते हैं हम। देखिए अब एफएसआईबी मतलब जो ट्रिपल बी को इसमें चेंज किया गया, तो क्यों किया गया और कैसे किया गया? देखिए वही, ये पूरा जो सिस्टम है ये वही है, ट्रिपल बी का कॉपी किया गया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया है, बाकी सब चीजें इसकी वैसी ही हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें अंतर क्या है? बस इसमें एक ही अंतर 2022 का, इस वाली पूरी स्लाइड में यही अंतर है। तो इसको देख लीजिए अच्छे से, बाकी आपको पीपीटी उपलब्ध करा ही देंगे। अब इसकी संरचना क्या है? संरचना इसकी महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि ये नया है और उसका तो विघटन हो गया है, क्योंकि उसको चेंज करके यही कर दिया गया है। तो इसका एफएसआईबी का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। अब ये याद करने योग्य चीजें हैं जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकता है। अब इसके सदस्य कौन होते हैं? सरकारी अधिकारी भी होते हैं, बैंकिंग और वित्तीय विशेषज्ञ भी होते हैं, और संबंधित क्षेत्रों के अनुभवी पेशेवर इसके सदस्य होते हैं, सीधा सा। वित्त मंत्रालय से जुड़ा एफएसआईबी सीधे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इसको अच्छे से याद कीजिए। लगभग अगर हम एक, आपकी टेक्निक्स का नाम है 11 टेक्निक्स का पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? लगभग अगर हम 2011 से लेकर 2024 तक का पेपर एनालिसिस करें, तो लगभग सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलाकर 50 से 60 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन में पूछे गए। अब आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, इसका सीधा सा मतलब है, हम एग्जाम्पल तौर पर बताएं कि अगर मान लीजिए इसका नाम है कि क्या, एफएसआईबी की कोई विशेषता बता दी गई। कैसे? एफएसआईबी संस्थान बैंकों में सुधार से संबंधित है। तो आप दो स्टेटमेंट दिए क्वेश्चंस में। पहला स्टेटमेंट मैंने आपसे बोला यही है कि एफएसआईबी यानी पूरा नाम लिखा हुआ वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो भारत में बैंकिंग सुधार से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। स्टेटमेंट एक ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट आएगा कि यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो ये भी सही है। तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन, चाहे वह एनवायरनमेंट की योजना हो, चाहे वह पॉलिटी में हो, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आई है या जो योजना आई है उससे संबंधित क्वेश्चन हो, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि लास्ट 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका
हाँ, शायद जननी सुरक्षा योजना, हाँ, जननी सुरक्षा योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये किससे रिलेटेड आता है? इन्वायरमेंट में बार-बार क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी टेक्निक क्या होगी? मैंने आपसे बोला था कि हम क्वेश्चंस के बीच में और क्लासेस के बीच में आपसे क्या करेंगे? एलिमेंट्स टेक्निक्स पर बात करेंगे। एलिमेंट्स टेक्निक्स में क्या है आपकी? पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर स्टेटमेंट में लिखा हो ना कि ये इस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो 90% इसकी संभावना गलत होने की होती है। इसके चांसेस कैसे होते हैं? अगर आप 10 क्वेश्चन देखेंगे 2011 से लेके यहाँ तक, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 कम है, लगभग मैंने आपको क्या बताया 50 क्वेश्चन आया, 50 भी नहीं होंगे तो मिनिमम 30 क्वेश्चन मान के चलिए, 30 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 30 में से अगर आप 30 क्वेश्चन देखेंगे, 30 में से 25 क्वेश्चन तो आपके क्या होंगे? ये स्टेटमेंट गलत होगा पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन का, यानी अगर कोई मंत्रालय है या कोई संस्थान है उसमें सीधा से लिखा होगा कि ये इस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, तो वो गलत होने की संभावना होती है। अब क्वेश्चन ऐसा क्यों पूछते हैं, अब इस पर भी बात करते हैं, क्योंकि देखिए हर इस चीज़ की पीछे लॉजिक होता है। अब एफएसआईबी है, सीधे वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अब इसमें लिखा हो कि आरबीआई के अंतर्गत कार्य करता है, अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा इसको तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। आप इसको कॉन्सेप्ट को पढ़कर समझ गए होंगे सीधा-सीधा सा। क्योंकि देखिए, वित्तीय क्षेत्र में काम कर रहा है और बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए काम कर रहा है, तो आरबीआई के अंतर्गत सब काम करते हैं, तो ये भी करता ही होगा। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन गलत होने की संभावना हो जाती है। इसलिए हमेशा यूपीएससी क्या करता है? यूपीएससी आपके माइंड से खेलता है और आपसे ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है। ट्रिक उसकी यही होती है कि वो पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन को चेंज कर देता है सीधा-सीधा सा। तो ये ट्रिक आपको कहाँ लिखना है? जो 2 या 3 पेज के आप नोट्स बन रहे हैं एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स के, तो आज आपको मैंने क्या बताई? सेकंड टेक्निक बताई है आपको। पहली आपको क्या बताई थी? आपको पता होगा, मैंने पीवाईक्यू में डिस्कशन किया है और पहली वाली क्लासेस में भी डिस्कशन किया हुआ है। अब देखिए, ये याद करना है आपको, सदस्य याद करना है, अध्यक्ष याद करना है। इसके कार्य क्या है? वही कार्य जो ट्रिपल बी के थे, गवर्नेंस में सुधार, प्रदर्शन मूल्यांकन, सांसनिक क्षमता बढ़ाना। अब देखिए, इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन आएगा तो मुझे संभावना लग रही है, अगर इससे क्वेश्चन आया तो डिफरेंस पर ही क्वेश्चन आ सकता है। अगर नहीं आया तो सेकंड क्या आएगा? जैसा ट्रिपल बी पर पहले क्वेश्चन पूछा है उसी तरह कॉपी करके इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? एफएसआईवी। ये क्वेश्चन तीसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे बन सकता है? इससे तीसरा टाइप का क्वेश्चन वही बन सकता है, पेरेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपके क्या संगठन का नाम होगा, उसमें लिखा होगा ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तीसरा। तो मुझे 3 टाइप लग रहे हैं, यानी मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। हो सकता है इससे बाहर भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन संभावना इससे ज़्यादा है, तो याद रखिएगा। बाकी इसमें अंतर क्या है? पैरामीटर किसके आधार पर देखेंगे? देखिए, स्थापना इसकी 2016 में हुई, इसकी 2022 में, सभी के लिए। अब यहाँ पर ध्यान रखने की चीज़ है, ये केवल पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए काम करती थी, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक थे, यानी एसबीआई जैसे बैंकों के लिए काम करती थी केवल। केवल लगा हुआ है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। अब ये आपकी जो एफएसआईबी है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, ये आपकी क्या करती है? बीमा कंपनी और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए भी क्या करती है? कार्य करती है। यानी क्या करती है? मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के लिए, नियुक्ति के लिए क्या करती है? आपकी सलाह देती है। अधिकार क्या है इसके? इसके सीमित अधिकार थे, इसकी विस्तृत और सशक्त, जो कि क्या होता है? हमेशा जब चेंज होते हैं तो यही डिफरेंस होता है। अब एफएसआईबी का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। इसको भी देख लीजिए एक बार। कार्य क्षेत्र क्या है? वही उपयुक्त उम्मीदवारों को चयन करना। संबंध योजना क्या है? इंद्रधनुष योजना। और इसकी स्थापना कैसे की गई थी? कैबिनेट के एक निर्णय के तहत की गई थी। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अधिनियम के तहत की गई थी, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो हमेशा याद रखें, कैबिनेट के निर्णय के तहत की गई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला देखते हैं हम। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी शब्दावली है, वो है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, सीआरए। इसका आप नाम से समझ गए होंगे हमने क्या पढ़ा था। अभी हमने बैंकिंग सेक्टर पढ़ा है, हमने इंस्टीट्यूशन पढ़े हैं, हमने एनबीएफसी पढ़ा था, एनबीएफसी पढ़ा था हमने। एनबीएफसी तो क्या होता है? हर एक बैंक की क्या होती है? हर एक आरबीआई से क्या लेता है? पैसा लेता है। बहुत सारी बीमा कंपनियां होती हैं, बहुत सारी, मैंने आपको बताया था चिट फंड कंपनी, बताया था आपको चिट फंड कंपनी। मैंने आपको एग्जाम्पल किसका दिया था? लक्ष्मी चिट फंड, 25 दिन में पैसे डबल वाला दिया था। तो होता क्या है? अब आरबीआई लोन कैसे देती होगी इसको?
डायरेक्ट किसी पर विश्वास करके नहीं दे सकती। तो क्रेडिट रेटिंग होती है इनकी, यानी ये एजेंसी होती है, ये बताती है कि ये बैंक अच्छी है, यानी संभावना इस बैंक की क्या है ऋण चुकाने की, यानी इसको आप लोन दे सकते हैं। इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो देयता है, लायबिलिटी है, वो अच्छी है, देयता अच्छी है इसकी, यानी इसने कई बार पैसा लिया है तो 100% पैसा वापस किया है और सही समय पर किया है। तो इसकी आधार पर क्या करते हैं, कुछ एजेंसी हम बनाते हैं अपने देश में, और वो क्या देखती हैं, इन सभी बैंकों को रेटिंग देती हैं। जैसे रेटिंग में आपको एग्जांपल दूं कैसे, ABCD, यानी ए माने बहुत अच्छा, बी माने कि ठीक है लेकिन बहुत प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, ये बहुत अच्छा, ये प्रदर्शन अच्छा रहा, ये ठीक ठाक, थोड़ा सा कम ठीक ठाक, और डी माने खराब रहा, सीधा सा। तो ये एजेंसी होती हैं, उसके समझते हैं। तो आप सीधा समझ होंगे कि ये एजेंसी क्या होती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो कंपनियों, सरकारों, वित्तीय संस्थानों और ब्रांडों की ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करती हैं। वही चीज जो हमने अभी समझा। भारतीय संदर्भ में नियामक कौन है इसके, यानी इन एजेंसी पर भी तो कोई नियामक लगता होगा, कि ऐसे ही नहीं कि कोई आए और मुंह उठा के कि बोल दे कि ये कंपनी खराब है या ये कंपनी अच्छी है। हो सकता है कोई प्राइवेट कंपनी खुद की एक क्या बना दे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये बना दे इसका सीधा सा, और उससे बोल दे कि मेरी जो रेटिंग है वो अच्छी कर दे। हो सकता है। इस एग्जाम्पल को आप समझ सके अच्छे से। दोबारा बता दें आपको, मान लीजिए ये बैंक है, कोई सी भी बैंक मान लीजिए, ABC मान लीजिए आप, अभी ABC, ये क्या करे, अंदर से जो इसका जो मालिक है वो क्या करे, अपनी एक दूसरी कंपनी खोले, उसका नाम, उसको किस में रजिस्टर करवा ले, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। अब जो वो खुली है, क्योंकि वो एक ही मालिक के अंतर्गत काम कर रही है, तो वो इससे बोलेगा, इसके लोगों से जो इसका मैनेजमेंट संभालते हैं उससे बोलेगा कि तुम मेरी बैंक का क्रेडिट अच्छा कर दो, यानी रेटिंग अच्छी दे दो, इससे क्या होगा, मुझे लोन मिलने में आसानी होगी। तो हो सकता है, तो इस चीज को रोकने के लिए इस पर भी क्या लगता है, रेगुलेशन लगता है। इस पर कौन ये काम करता है, सेबी। याद रखने की चीज क्या है, इसका नियामक कौन कौन है, सेबी, और कौन है दूसरा, RBI। RBI तो आप एक चीज समझ लीजिए कि फाइनेंशियल जो भी काम होते हैं आपके इंडिया में, तो RBI आपका कौन है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हैं। और प्रिंसिपल से जो छोटा मान सकते हैं कि हल्का सा, जो सबसे बड़ा तो है लेकिन प्रिंसिपल छोटा है, वो है आपका सेबी। सेबी को हम अगली बार या अगली क्लास में जब हम फाइनेंशियल क्या पढ़ेंगे, मार्केट पढ़ेंगे, तो सेबी को हम अच्छे से पढ़ेंगे सीधा सा। अब उदाहरण क्या है आपका, आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या है, क्रिसिल। भारत की पहली और सबसे बड़ी क्रेडिट एजेंसी कौन सी थी आपकी, क्रिसिल, सीधा सा। अब ये सहायक कंपनी किसकी, S&P ग्लोबल की सहायक कंपनी। अब क्या है, इकरा, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के साथ जुड़ी हुई है। अब ये दोनों मैंने आपके लिए क्यों लिखी एग्जाम्पल में, एक तो आप समझ भी जाएं कि एग्जाम्पल इसके क्या है, और एक क्या, ये एग्जाम्पल भी इंपोर्टेंट है। भारत की पहली और सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम पूछ लिया तो आप बता देंगे कि पहली का नाम क्या था, क्रिसिल नाम था, और PYQ में पूछा भी जा चुका है ये क्वेश्चन, तो संभावना और बढ़ जाती है क्योंकि PYQ है। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी 2024 में भी करंट अफेयर्स में थी, इसलिए थी। और ये डायरेक्ट थी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्यों थी, क्योंकि आपने इस मुद्दा सुना हुआ एक अडानी ग्रुप का, और ये अडानी ग्रुप का जो मैटर गया वो कहाँ तक गया, USA तक, कि USA की एक कंपनी ने बोला कि इसकी रेटिंग खराब है, या इसने जो किया है वो भ्रष्टाचार किया है, या अन्य चीजें जो आरोप प्रत्यारोप लगाए थे वो लगाए थे अडानी ग्रुप पे, जो वर्तमान में क्लीन चिट दे दी गई है सीधा सा। तो इसलिए क्या ये महत्वपूर्ण है। अब ये महत्वपूर्ण है तो क्या है, इसका इसका जो कोर एरिया वो क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का कोर एरिया क्या है आपका, आपके ये उदाहरण, और ये उदाहरण और क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बजय वही PYQ। समझ गए आप सभी। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अब ये कॉन्सेप्ट लगभग 3 या 4 बार पूछे गए हैं। मूल्य स्थिरता, इसका सीधा सा मतलब होता है मार्केट, आपका जो बाजार है, बाजार से मतलब होता है आपकी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में ना अभी महंगाई है, ना महंगाई है, ना सस्ताई है, यानी ना मंदी है, ना मंदी है ना महंगाई है। तो मतलब मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, बिल्कुल संतुलित होकर चल रहा है। तो क्या है, मूल्य स्थिरता इसको बोलते हैं,
सीधा सा। अब इसकी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में महंगाई, या महंगाई की जगह मुद्रास्फीति लिखेंगे तो अच्छा शब्द होगा, मुद्रास्फीति तथा मंदी में संतुलन, या लिखिए या दोनों का अभाव होना। अब होना के बाद क्या लिखेंगे आप, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए परिभाषा को। अब इसके नीचे लिखेंगे यह किसी अर्थव्यवस्था की अच्छी स्थिति को दर्शाता है। हो गया आपका। आप एक सेकंड देखेंगे हम क्या है, सस्ती मौद्रिक नीति या विस्तारवादी मौद्रिक नीति, इसको आप लिखिए। अब इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए आप साथ में, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि अंग्रेजी महत्वपूर्ण है इसकी। अब ये क्या है, इसके अन्य नाम भी लिखिए। अब लिखेंगे इसको आप क्या, एक्सपेंसरी। ये एक्सपेंसरी, हाँ एक्सपेंसरी लिखिए इसको, EXPANSIONARY, एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसका एक और नाम क्या है आपका, लूज मॉनेटरी पॉलिसी। तीसरा नाम क्या है इसका आपका, तीसरा नाम है आपका स्टिमुलेटिव, STIMULATIV। तो इंग्लिश नाम आपको इसमें से लिख लीजिए। अब इसको आप समझते हैं। सीधा सा मैंने आपको क्या समझाया था कि जब मार्केट में पैसा बढ़ जाता है या घट जाता है तो आरबीआई अपने क्या उपकरणों के माध्यम से, जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट आदि, MSF पढ़ाता है आपने, MSF, इन SDRF पढ़ाता, तो इनके माध्यम से क्या करता है, पैसा कम करता है। कहाँ से, मार्केट से। तो सस्ती मौद्रिक नीति अब कब अपनाता है, आरबीआई। अपनाता कौन है, आरबीआई। तो इसमें लिखिए, या आप पहले समझ लीजिए, इसको बाद में लिखेंगे। जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है आपके, पैसा कम हो जाता है, यानी पैसे का अभाव हुआ तो क्या हुआ, हमने पहले भी समझा है। पैसे का अभाव होगा तो क्या जाएगा, अर्थव्यवस्था किसकी हो जाएगी, मंदी की ओर। यानी लोगों के पास पैसा नहीं है तो क्या होगा, लोग खर्च नहीं करेंगे तो मार्केट किसकी ओर जाएगा, मंदी की ओर। तो ऐसे में जो आरबीआई जो नीति अपनाता है तो उसका नाम क्या है, सस्ती मौद्रिक नीति। अब ये नीति क्या अपनाता है, ये तो हमने बात कर ली, कैसी स्थिति ये है। और अब आरबीआई इसमें करती क्या है, आरबीआई क्या करेगी, इसमें वो लोन सस्ते करेगी देने में, कि वो जो बैंक, अब जो आरबीआई है आपकी, वो अन्य बैंकों को बोलेगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो। अब इनके पास भी पैसा लिमिटेड ही है तो आरबीआई क्या बोलेगी, मुझसे भी ले लो, लेकिन लोन आप बांटो। क्यों बांटो, क्योंकि अर्थव्यवस्था मंदी की ओर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट चलता रहेगा तब तक अर्थव्यवस्था हमारी चलती रहेगी। तो सीधा सा क्या मतलब है, सस्ती मौद्रिक नीति। अब इसका नाम सस्ती क्यों है, इसका नाम पड़ा है इसकी स्थिति को लेकर, क्योंकि सस्ताई आ गई, सीधा सा मतलब है सस्ताई, यानी मंदी आ गई थी, इसलिए इस मौद्रिक नीति को अपनाया गया। तो इसका नाम क्या है, सस्ती मौद्रिक नीति। अब विस्तारवादी नीति क्यों अपनाई, हम पैसे का विस्तार कर रहे हैं, मतलब पैसे को फैला रहे हैं, पैसे को मार्केट में डाल रहे हैं, तो इसका नाम क्या है, विस्तारवादी। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अगर परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, किसी अर्थव्यवस्था में, जल्दी लिखिए, किसी अर्थव्यवस्था में मंदी मंदी की अवस्था में आरबीआई द्वारा तरलता बढ़ाने की नीति को, तरलता बढ़ाने की, या उसके कोष्टक में लिखेंगे मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने की नीति को सस्ती मौद्रिक नीति, विस्तारवादी मौद्रिक नीति, या जो आपने अन्य इंग्लिश में नाम लिखे थे उनको भी लिख सकते हैं, कहते हैं। सीधा सा समझ गए आप सभी।
अब महंगी मौद्रिक नीति क्या है? इसका जस्ट उल्टा, अवस्था उल्टी हो जाएगी। कैसे? मार्केट में पैसा बहुत है, यानी लोगों के पास पैसा बहुत है। मैंने आपको एग्जाम्पल पर लास्ट क्लासेस में, कुछ क्लासेस पहले बताया था मॉनेटरी पॉलिसी में, कि अगर पैसा ज़्यादा होगा तो क्या होगा? लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। डिमांड ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? चीज़ें महंगी होंगी। अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम हुई और लोगों के पास पैसा है, डिमांड ज़्यादा होगी, तो क्या होगी? उस चीज़ की तो महंगाई है वो बढ़ेगी। अब इसका एग्जांपल आप कहाँ से देख सकते हैं? लॉकडाउन से देख सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें जो 10 रुपए की थी, उनकी जो रेट है, जो उनकी प्राइस है, वो कीमत है, वो 150 रुपए तक भी गई थी। अब इसकी एग्जांपल आपको खुद को पता है लॉकडाउन के टाइम। अब स्थिति क्या है? लोगों के पास पैसा बहुत है, सप्लाई, वही लोगों के पास पैसा बहुत है, तो क्या हुआ? अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो क्या है? मुद्रास्फीति कम करने के लिए जो नीति अपनाती है आरबीआई, उसको क्या बोलते हैं? महंगी मौद्रिक नीति या संकुचित मौद्रिक नीति। महंगी को क्या बोलेंगे आप? एक्सपेंसिव। सीधा सा लिखिए, एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। लिख लिया आपने? इंग्लिश में एक्सपेंसिव। अब इसके लिए नीति क्या अपनाएगी? वही नीति अपनाएगी। पहले वो बैंकों से बोल रही थी कि आप लोन को बांटो, यानी ये बैंकें थी, इनसे बोल रही थी आप लोन्स को बांटो, और आरबीआई बोल रही थी कि ना पैसा हो तो हमको भी दे देना। अब इस नीति में क्या बोल रही है आरबीआई कि एक काम करो, जिन तुम्हारे पास जो पैसा है वो मुझको दे के जाओ। यानी ये क्या करेगा? ये रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा। रिवर्स रेपो रेट, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, और रेपो रेट ही बढ़ा देगा। रेपो रेट क्यों बढ़ाएगा? रेपो रेट क्या होता है? बैंकें आरबीआई से पैसा लेती हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? आरबीआई इससे पैसा लेता है। अब रेपो रेट बढ़ाएगा तो क्या, रेपो रेट बढ़ा देगा तो क्या होगा? बैंकें संकोच करेंगी क्या? लोन लेने में, कि ब्याज बहुत ज़्यादा है, तो समस्या, तो ये लोन कम लेंगी तो पैसा इन पर कम होगा। अब रिवर्स रेपो रेट ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? कि बैंक सोचेंगी कि जो पैसा हम लोगों को दे रहे हैं, वह पैसे को हम किसको देंगे? आरबीआई को। तो हमको ब्याज भी ज़्यादा मिल रहा है। ब्याज ज़्यादा क्यों मिल रहा है? क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया है। सीधा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर 100% मुझे पता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपने एक ही गलती की होगी, आपने मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास नहीं की होगी। अगर आपने वो क्लास की होती तो ये कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आ जाता। अब देखते हैं हम एक और टर्मिनोलॉजी या शब्दावली, आखिरी कर्जदाता। आखिरी कर्जदाता किसके लिए यूज़ किया जाता है? इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। देखिए, ये तो शब्दावली है, लेकिन इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको सीधा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक बार हमने आपको बता दिया तो आप हमेशा, अगर ये शब्द चेंज होकर भी आ गया, इंग्लिश शब्द भी चेंज हो गया, हिंदी का शब्द भी परिवर्तित हो गया, तब भी आप इसका आंसर देने में सक्षम होंगे। वो क्या है? आखिरी कर्जदाता का मतलब होता है आरबीआई। आरबीआई को क्या बोलते हैं? अंतिम। वही बात हुई, जहां कुछ भी नहीं था वहां आरबीआई था। तो आखिरी कर्जदाता क्या होता है? एक व्यक्ति, ये एक व्यक्ति है ए, ये किसके पास जाता है? बैंक के पास। जब बैंक के पास नहीं होगा पैसा तो ये किसके पास जाएगा? किसी बड़ी बैंक के पास। जब इसके पास ही पैसा नहीं होगा तो ये किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। जब सरकार के पास पैसा नहीं होता है तब वो किसके पास आती है? आरबीआई के पास। तो आरबीआई इज द सुप्रीम लीडर ऑफ, कहाँ का? फाइनेंशियल मार्केट। यानी पैसे के मामले के में, लेन देन में कौन बॉस है? तो हमारा बॉस कौन है? आरबीआई, यानी आखिरी कर्जदाता। कि जहाँ व्यवस्था कुछ नहीं होगी वहां पर एक ही आदमी बॉस आएगा हमारा, वो कौन आएगा? आखिरी कर्जदाता, यानी आरबीआई। अच्छे समझ लीजिए। अब शब्द में चेंज होके आ गया, कोई शब्दावली चेंज होकर भी आ गई, तो आपके माइंड में सीधा क्लिक करना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट में जो लास्ट में जो काम करता है वो कौन करता है? आरबीआई। यानी पैसे का लेन देन में सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर कौन है? आरबीआई। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। अब आपने एक सुना होगा ब्याज कवरेज अनुपात, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, और आपका क्या है? ये महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण, अगर हम करंट अफेयर्स की बात से करें तो करंट अफेयर में डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन देखिए बहुत सी चीज़ें मैं आपसे क्या बोलता हूँ, जैसे जीडीपी। अब जीडीपी करंट में रहे या ना रहे, महत्वपूर्ण तो होती यूपीएससी की, उसी तरह ये कॉन्सेप्ट ही आपका महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आप इसको परिभाषा को देखिए। ब्याज कवरेज अनुपात एक वित्तीय अनुपात है जो किसी कंपनी की अपने कर्ज की ब्याज का भुगतान करने की क्षमता को दर्शाता है। इसे कंपनी की आय और ब्याज खर्च के बीच संबंध से मापा जाता है। अब ये क्या है? जैसे मैंने आपको किस में समझाया था,
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यानी जो रेटिंग मिलती थी उसमें क्या मिलती थी कि ये कर्ज चुका सकता है या नहीं। तो ये क्या है, ये एक सूत्र मान सकते हैं आप उसको, ये सूत्र है। किसका सूत्र है? ये निकालने का कि ये कंपनी कर्ज चुकाने में या ऋण चुकाने में अपनी स्थिति कहाँ रखती है, इसकी स्थिति अच्छी है चुकाने की या इसकी स्थिति खराब है ऋण चुकाने की। अब इसको कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है सीधा सा, ईबीआईटी में किसका हम किससे डिवाइड दे देंगे? ब्याज खर्च से। अब इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं सीधा सा, इससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मान लीजिए एक बैंक ने लोन लिया 1 साल पहले, ये आपकी बैंक है, आपकी कौन सी? एचडीएफसी मानिए, एचडीएफसी बैंक है आपकी, इसने लोन लिया, या कोई भी छोटा सा लघु उद्योग मानिए, एक उद्योग है, इसने क्या लिया? लोन लिया 1 साल पहले, कितने रुपए का, कितने का भी लिया हो, मान लीजिए 1 लाख रुपए का लिया, 1 लाख रुपए का लोन लिया। अब इसको कितना देना पड़ता है? हर एक साल इसको कितना देना पड़ता है? 10% देना पड़ता है। किसका? 1 लाख रुपए पर 10%, यानी 10,000 रुपए इसको देना पड़ता है। किसको? बैंक को। सिर्फ ब्याज इतना। तो ईबीआईटी क्या होता है? ईबीआईटी का सीधा सा मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसको समझिए पहले, ईबीआईटी क्या होता है, इसको समझने से पहले हमको इसको समझना पड़ेगा। ईबीआईटी क्या होता है? ईबीआईटी वही होता है जब आपने जब लोन नहीं लिया था, लोन नहीं लिया था उससे पहले आपकी जो कंपनी है, जो उद्योग है, जो बैंक है, उसकी आय कितनी थी। मान लीजिए उसकी आय कितनी थी? 1 लाख रुपए लोन लेने से पहले, और 1 लाख का उसने लोन और ले लिया, तो उसकी जो कितनी पैसा हो गया उसके बाद? 2 लाख। तो जो अभी वो बिजनेस कर रहा है वो 2 लाख रुपए से कर रहा है। पहले उसके पास 1 लाख थे, उसको जरूरत लगी होगी कि मुझे 1 लाख की और जरूरत है, तो उसने लोन ले लिया। अब 1 लाख तो उसके खुद के हैं, 1 लाख रुपए तो उसके खुद के हैं सेल्फ। 1 लाख रुपए का उसने लोन दिया, ले लिया, यानी लोन ले लिया, तो इस पर कितना ब्याज देना पड़ता है? 10% ईयर वाइज। तो ईबीआईटी क्या होता है? तो 1 लाख रुपए कौन सा देखेंगे हम? जो पहले से उपलब्ध था, और ब्याज देखेंगे कि लोन पर ब्याज कितना लग रहा है। इसके 2 एग्जाम्पल हो सकते हैं कि अभी उसने लोन लिया है। एक तो हम इसको क्या देख रहे हैं, हम 2 एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल मैं अभी जो दे रहा हूँ आपको, ये एग्जाम्पल है कि उसने लोन ले लिया। दूसरा एग्जाम्पल दूंगा आपको कौन सा, जिसमें वो लोन लेने वाला है। तो देखिए, आपकी पहले की अर्निंग सेल्फ कितनी थी? सेल्फ लेंगे कितना आपको यहाँ पर? 1 लाख रुपए। लोन कितना देता है वो? 10,000 रुपए। तो इसकी क्या है? 10वां अनुपात है। तो अनुपात बोल रहा है ना, ये रेशियो कितना है? तो 10वां अनुपात है किसका? अपनी जो आय थी, आय का अनुपात है 10वां, तो 10वां अनुपात है। तो ये क्या होगा? ब्याज कवरेज अनुपात ये प्लस में होगा, यानी इसकी रेटिंग होगी वो बहुत अच्छी होगी। रेटिंग में अच्छा होगा तो इसको लोन मिलने में आसानी होगी। अब देखते हैं हम अपना सेकंड एग्जांपल। कोई उद्योग है जिसके पास खुद के पास 1 लाख रुपए है, और ये उद्योग शुरू करना चाहता है, अभी शुरू नहीं किया। अब ये लेने गया कितने का लोन? 50,000 रुपए का। 50,000 रुपए का लोन लेने गया बैंक से। तो ये क्या देखेगा? इसकी ईबीआईटी देखेगा। तो इसकी ईबीआईटी क्या है? 1 लाख रुपए, यानी इसके पास कौन है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो उसके पास कितना है? 1 लाख रुपए है। तो ये 50,000 का लोन लेने गया था, तो क्या बोलेगा? 50,000 पर इसने बोला बैंक वाले ने कि आपका कितना लगेगा? 10% लगेगा, यानी 5,000 रुपए। 5,000 रुपए लगे। तो 5,000 से हम क्या करेंगे? 1 लाख को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे सीधा सा। कितनी हो जाएगा? 20, यानी 20वां अनुपात है यहाँ। तो यानी यहाँ का मतलब क्या सीधा सा, कि बैंक में बहुत, या जो ये उद्योग है, जो इंडस्ट्री है आपका, कुटीर उद्योग है, इसमें बहुत क्षमता है कि आपका लोन 100% वापस कर देगा। क्योंकि देखिए, पैसा और आपकी पूंजी बहुत कम है वापस करने के लिए, जबकि इसकी आय कितनी है, या इसकी जो पास जो पैसा कितना है? 1 लाख रुपए सीधा सा। अब इसके उलट एक एग्जांपल और देखते हैं कि मान लीजिए ये लोन लेने जा रहा है कितना। देखिए, ये एक उद्योग चला रहा है, इसकी अभी कमाई कितनी हो रही है सालाना? 1 लाख रुपए। ये लोन लेने गया कितने का? 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का लोन लेने गया। बैंक ने बोला कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा कितना? 5%।
या इसने बोला कि 8%, 8% बोला, 8% का सीधा सा मतलब होता है 80,000 रुपये 10 लाख पर। तो इसका अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो कितना निकल रहा है, 10/8 सीधा सा, यानी बहुत कम। कि अगर किसी महीने कोई भी समस्या आती है तो सिर्फ 20,000 रुपये ही ज़्यादा कमाता है सिर्फ ब्याज से, अभी जो वर्तमान में इसकी स्थिति है। तो क्या होगा, लोन डूबने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे हम एक चीज़ आपको बताना छूट गई, हाँ, इसको देख लीजिए आप, छोटी चीज़ है कि जिस जिस बैंक की या उद्योग की या बीमा कंपनी की क्या रेटिंग अच्छी होती है, उस रेटिंग को क्या देते हैं, AAA देते हैं। यानी सर्वोत्तम क्या होती है, रेटिंग क्या होती है, AAA, और सबसे खराब क्या होती है, D। तो वहाँ पे हम क्या समझेंगे, यहाँ पर जो ये कंपनी का उदाहरण दिया, ये क्या है आपकी D, कि ऋण चूकने की, जो ऋण ना चुकाने की जो क्या क्षमता है, वो D मार्किंग मिलेगी, यानी D रेटिंग मिलेगी। यानी यानी यहाँ पे क्या देखेंगे आप, जो पहले एग्जाम्पल दी आपको, उस एग्जाम्पल में आपको क्या मिलेगी, AAA मिलेगी, यानी संभावना ज़्यादा है लोन चुकाने की। आपके पास एक नया कॉन्सेप्ट है या नई शब्दावली बोल सकते हैं आप, सर्विस एरिया अप्रोच। इसकी परिभाषा क्या है, एक सरकारी योजना है जो भारत में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकों द्वारा लक्षित विकास और ऋण सुविधा प्रदान करने की रणनीति है। सीधा सा, इतना टफ मत समझिए इसको, सीधा समझिए कि आरबीआई क्या करता है, आरबीआई क्या करता है आपका, बैंकों से बोलता है या एसबीआई से बोलेगा, एसबीआई को देखिए कोई क्षेत्र दे देगा, विशिष्ट क्षेत्र, उससे बोलेगा कि इस विशिष्ट क्षेत्र में आप लोन ज़्यादा दो, यानी वित्तीय समावेशन की रणनीति अपनाता है किसी विशिष्ट क्षेत्र को। तो इसी को बोलते हैं सर्विस एरिया अप्रोच, और कुछ नहीं है। ये योजना कब शुरुआत की गई थी, 1989 में शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या है, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र। अब ये भौगोलिक क्षेत्र कौन से होते हैं, जहाँ पर क्या होता है, मार्केट डाउन चल रहा होता है, यानी यहाँ पे उद्योग ना के बराबर हैं, बेरोजगारी दर ज़्यादा है। तो सरकार क्या करती है, ऐसे क्षेत्रों को पहले मैपिंग करती है, वो पहले पूरे भारत में मैपिंग करेगी, फिर बोलेगी ये क्षेत्र ज़्यादा गरीब है, यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है, गरीबी ज़्यादा है, और यहाँ पर उद्योग बहुत कम है, तो इस क्षेत्र में लोन ज़्यादा देगा। कौन देगा, वो एसबीआई को बोल देगा। तो इसी को बोलते हैं सर्विस एरिया अप्रोच। अब आगे चलते हैं, आपका अगला जो शब्दावली है वो है लीगल टेंडर, यानी वैध मुद्रा। वैध मुद्रा का सीधा संबंध है वह मुद्रा जिसको कोई भी बैंक लेने से मना ना कर सके, जिसे सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाती है, जिसे किसी भी प्रकार के भुगतान किए जा सकते हैं, कानूनी रूप से स्वीकार करना अनिवार्य होता है। अनिवार्य का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप 10 का नोट लेकर किसी दुकान पर गए और उसने बोला कि मैं ये नोट नहीं मानूंगा, तो उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है, कानूनी कार्यवाही की जा सकती है सीधा सा। तो आपके पास जो करेंसी है तो वो क्या है, वैध मुद्रा। तो इसका यूज़ किस में कर सकते हैं आप, ऋण चुकाने में कर सकते हैं, वस्तुओं को खरीदने में कर सकते हैं, सेवाओं के लिए कर सकते हैं। और ये क्या है, सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाती है इसको। समझ रहे होंगे आप सभी, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है, और 1 या 2 दिन पहले हमने क्या डाला था, अपने चैनल पर भी डाला था, क्या डाला था हमने, मौद्रिक नीति समिति के बारे में, कि ये महत्वपूर्ण क्यों है। पीवाईक्यू भी है, स्टैटिक भी है, और आपका क्या है, करंट में भी है। तो इसकी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है, क्यों, 10वीं बार इसने क्या किया है, अपनी जो रेट हैं उनको क्या किया है, 10वीं बार वही रखा है। अब मौद्रिक नीति समिति क्या करती है, मौद्रिक नीति बनाती है, बस सीधा समझ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए एक बार। लेकिन चीज़ वही है कि आरबीआई द्वारा संचालित होती है। मौद्रिक नीति समिति क्या करती है, मौद्रिक नीति बनाती है, बस। पढ़ने की चीज़ क्या है, 2016 में स्थापित थी। अधिकार क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन के बाद इसकी स्थापना हुई। कि पहले आरबीआई अधिनियम 1934 में थोड़ा संशोधन किया गया और उसके बाद इसकी स्थापना हुई। यानी मौद्रिक नीति समिति किसके अंतर्गत कार्य करती है, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत। उद्देश्य क्या, मुद्रास्फीति को एक लक्षित सीमा में बनाए रखना। सीधा सा कैसे संभालती है, अभी हम बहुत पढ़ चुके हैं इसके बारे में। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, एमएसएफ, और आपकी क्या एचडीएफआर, और कई सारी चीज़ें हैं। उसके अंतर्गत क्या करती है, मुद्रास्फीति को ये लक्ष्य सीमा बनाए रखती है। अभी आपने पढ़ा कि कैसे रखती है, विस्तारवादी, अभी हमने पढ़ा कुछ समय पहले। अब संरचना क्या होती है, संरचना से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 6 सदस्य होते हैं इसमें, आरबीआई के इसमें 3 सदस्य होते हैं।
3 सदस्य आरबीआई के होते हैं। 3 सरकार कौन होते हैं? भारत सरकार द्वारा नामांकित 3 सदस्य, स्वतंत्र सदस्य। अर्थशास्त्र और बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में कौन होते हैं? एक्सपर्ट होते हैं। कार्यकाल कितने का होता है? 4 वर्ष का होता है और उन्हें दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि रिपीटेशन कर दें आप, कि एक ही अधिकारी को आप बार-बार बना रहे हैं। एक अधिकारी को सिर्फ एक बार बनाया जाता है, इनका रिपीटेशन नहीं किया जाता। अब एक टर्मिनोलॉजी है आपकी कोर बैंकिंग सिस्टम। सीबीएस का सीधा सा मतलब है किसी बैंक द्वारा, किसी संस्थान द्वारा अपनी जो वित्तीय सेवाएं हैं उसको डिजिटल करना और लगभग अपनी सभी शाखाओं, यानी जहां तक उसकी पहुंच है वहां तक सब तक उपलब्ध कराना। यह एक केंद्रीय नेटवर्क है जिसके माध्यम से बैंक अपनी सभी शाखा सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर जुड़ी होती हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए एग्जांपल देते हैं, एक बैंक है, उसका नाम कुछ भी रख दीजिए आप, जैसे एचडीएफसी मानिए। एचडीएफसी एक बैंक है। अगर इसने अपने सिस्टम को सीबीएस से जोड़ दिया, कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, तो ये क्या होगा? आप अगर आपने क्या किया, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में किसी बैंक में आपने खाता खुलवाया है, अगर आपको खाते संबंधित कोई समस्या आ रही है, जैसे आपको केवाईसी करवाना या अन्य कोई भी समस्या हो सकती है अकाउंट से संबंधित, आपको सही करवाना है और आप उस जिले में नहीं हैं, तो आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाकर, एचडीएफसी की किसी भी शाखा में जाकर ये काम करवा सकते हैं। लेकिन आपने ये देखा होगा सीबीएस बहुत कम उद्योगों में, कंपनियों में, बहुत कम बैंकों में ही अभी उपलब्ध है। आपको कभी भी समस्या आती है अकाउंट रिलेटेड, तो आपको उसी शाखा में जाना पड़ता है जहां आपने खाता खुलवाया था, सीधा सा। तो कोर बैंकिंग सिस्टम आप समझ रहे होंगे क्या होता है? किसी भी शाखा से सेवा लेने की सुविधा देती है, वही हमने अभी जो आपसे बात की। लेकिन इसमें एक चीज और समझने की है, आपने आज से, जिन्होंने कम से कम 10 साल से क्या कर रहे होंगे, या 5 या 7 साल से क्या यूज़ कर रहे होंगे, एटीएम यूज़ कर रहे होंगे, उनको एक चीज़ पता होगा कि 5-7 साल पहले क्या होता था। जिस बैंक का एटीएम होता था, सिर्फ वही एटीएम उसमें काम करता था। लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे कि हर एक एटीएम में, जो एटीएम मशीन है, वो हर एक तरह का कार्ड आपका स्वीकार करती है और आपका पैसे निकाल कर देती है, यानी आपको सेवा प्रदान करती है। अब आपका क्या है, एक कॉन्सेप्ट है आपका क्या, बेसर समझौता। बेसल समझौता क्या होता है? बेसल समझौता एक समझौता है जिसमें क्या करते हैं, पूरी दुनिया के देश इकट्ठे होते हैं, या पूरी दुनिया के जो अर्थशास्त्री, वित्त से संबंधित जो एक्सपर्ट हैं, वो इकट्ठे होते हैं और ये क्या करते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में जो सुधार करना आवश्यक है, जो जो समस्याएं आती हैं उनके लिए क्या करते हैं, काम करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, सुझाव देते हैं और तैयार करते हैं। और इसको कौन मानता है? सभी देश अपनाते हैं। अब इसको अपनाना अनिवार्य तो है नहीं, लेकिन क्या, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार सभी करना चाहते हैं, इसलिए इन चीज़ों को मानते हैं, क्योंकि ये है कौन, ये एक्सपर्ट्स हैं उस क्षेत्र के सबसे बड़े। अब यह समझौता बेसल समिति द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड, बेसल शहर में स्थित है। नाम आप समझ गए होंगे इसका नाम बेसल क्यों है, सीधा सा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग विनियमन के लिए मानक माना जाता है। उद्देश्य क्या है? वही जो मैंने आपको बताया, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण। अब इसको समझते हैं। अब बेसल समझौते कई बार हुए, जिसमें से 3 प्रमुख समझौते हुए बेसल ने, अब तक 3 प्रमुख समझौते किए, बेसल 1, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3। आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? बेसल 3। तीनों आपके लिए महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा? बेसल 3। लेकिन आपको पढ़ना कौन सा? तीनों को पढ़ना है। अब बेसल 1 कब आया? आपको 1988 में आया। तब इसने क्या बोला? इसने बोला क्रेडिट जोखिम, बैंकों को अपने जोखिम वाले परिसंपत्तियों यानी RWA के लिए 8% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात रखना पड़ेगा। CAR हम पढ़ चुके हैं मौद्रिक नीति में, आपको ध्यान रहना चाहिए इस चीज का, रिवीजन कीजिए बार बार। आप इकोनॉमी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले हैं, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। यकीन मानिए, अगर प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई होता है तो आप सीधा हमसे बोलिए, मेंस में भी आपकी इकोनॉमी में इतनी अच्छी करवा देंगे। अगर आप 70 नंबर चाहते हैं कि इकोनॉमी से अगर 70 नंबर आया है, या 70 या 50 तक आप टारगेट रख रहे हैं, तो +20 मार्क्स हमसे लेकर चलिए कि इकोनॉमी में 20+ मार्क्स हम कोशिश करेंगे आपके एक्स्ट्रा आ जाएं। वो कैसे आएंगे, वो हम मेंस में बात करेंगे सीधा सा। CR हम पढ़ चुके हैं, इसने ही बोला था 1988 में
CR पढ़ चुके हैं। बीसल द्वितीय ने क्या बोला था, न्यूनतम पूंजी आवश्यकता यानी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स केवल क्रेडिट जोखिम ही नहीं बल्कि बाजार और परिचालन जोखिम भी शामिल है। सीधा सा इसने क्या बोला था कि सिर्फ ये नहीं रखना कि आप 8% किसके लिए रख रहे हो कि आपको बाद में जरूरत पड़ जाए, किसके लिए, कि अगर क्रेडिट कैसे किसी लोगों का पैसा जमा है और बैंक को कोई घाटा हो गया तो लोगों का पैसा वापस कर सकी, बल्कि न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के लिए एक्स्ट्रा पैसा भी क्या करना है आपको बचा कर रखना है खुद के पास। जैसे मैंने क्या बोला था आपको, SLR बोला था, तो SLR भी इसी का हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा अलग है, टाइप इसी का बोल सकते हैं, इसको मान सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, लेकिन सीधे प्रत्यक्ष रूप से SLR नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, CAR होता है। ये कितना चल रहा है अभी आप सभी बताएंगे। निगरानी प्रक्रिया क्या है, बैंकों की गतिविधियों और जोखिम प्रबंधन का गहन निरीक्षण किया जाना चाहिए। अब ये पूरी दुनिया से बोल रहा, सभी देशों से बोल रहा है कि निरीक्षण करो, तो हमारे देश में निरीक्षण कौन करेगा, सीधा सा आंसर है RBI करेगा। बाजार अनुशासन कौन रखेगा, RBI रखेगा। बेसल द्वितीय तृतीय में क्या बोला, 2010 में आया था। अब ये 2010 में क्यों आया, इसका भी एक कारण है। इसका सीधा सा कारण है 2008 और 9 में आर्थिक मंदी आई थी, जिसमें क्या हुआ था कि हम इसके हिसाब से चल रहे थे 2004 के हिसाब से, तो हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्योंकि देखियो, आप एक एग्जांपल से देखें कि लॉकडाउन में हमको जाकर ही पता लगा कि कौन कौन सी समस्या अभी उपलब्ध है, यानी कई सारे हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी। तो जब लॉकडाउन आया तभी हमको पता लगा कि क्या क्या समस्या और है मेडिकल के क्षेत्र में। तो समस्या आई तभी हमको पता चला कि बैंकिंग प्रणाली में और क्या क्या खामियां हैं जिनको ठीक किया जा सकता है। इसलिए क्या आया आपका बेसल तृतीय, इसने क्या बोला, पूंजी की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार लाइए, यानी पैसा इतना होना चाहिए जिससे क्या हो, मंदी की स्थिति ना आए, और पैसा इतना भी ज्यादा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा मार्केट भर दिया। यानी वही स्थिति जैसे आपने कभी यूट्यूब पर देखा हो या सोशल मीडिया पर देखा हो कि दक्षिण अफ्रीका के कई देश हैं, वहां पर किलो के भाव में नोट मिलते हैं, तो आपको पैसा इतना भी नहीं छाप देना है कि उसकी वैल्यू ही नहीं बचे। मतलब 1000 रुपए में आप कुछ लेने जा रहे हैं तो क्या है, आपकी एक लेयर की चॉकलेट आ रही है, 1000 रुपए में क्या आ रहा है, आप एक समोसा आ रहा है आपका कितना, 1000 रुपए का। तो स्थिति ये भी नहीं होनी चाहिए, और स्थिति ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि आप नोट इतने कम प्रिंट कर रहे हैं कि मंदी की स्थिति आ जाए, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। अब नकदी प्रवाह वही चीज, लीवरेज अनुपात का प्रबंधन रहे, प्रमुख प्रावधान क्या थे भाई, CR, कैश रिजर्व कितना रहे। अब लीवरेज अनुपात क्या होता है, बैंकों को अपनी कुल संपत्तियों पर एक न्यूनतम पूंजी स्तर बनाए रखना होगा, वही सेम CAR की तरह, सिर्फ नाम अलग है, काम वही है। अब बेसल समझौता और भारत में क्या संबंध, अब ये भी देख लेते हैं। RBI ने बेसल मानकों को लागू करने के लिए बैंकों को दिशा निर्देश जारी करना पड़ेगा, क्योंकि सुधार सभी चाहते हैं। भारत में बेसल तृतीय को लागू करने की समय सीमा 1 जनवरी 2023 थी, सभी को पता है। बैंकों को न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात, वही CAR। अब आपको पता लग गया होगा कि CAR कितना महत्वपूर्ण है। आज जाइए अपने पुराना नोट्स उठाइए, यानी कल या परसों का नोट्स उठाइए, उसको अच्छे से पढ़िए CAR को। अगर याद भी नहीं हो रहा है तो टेबल के आगे जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहां पर आप उसको चिपका लीजिए CAR को, सीधा सा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है। वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से केंद्रीय बैंक सरकार के बॉन्ड और सिक्योरिटीज को खरीदता या बेचता है। इसका उद्देश्य बाजार में तरलता को नियंत्रित करना और मौद्रिक नीति को लागू करना है। और आपने एक चीज पढ़ा होगा, MSS, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब आप बोलेंगे कि सर आपने पहले भी बताया था कि उसको तो हम MSS बोल रहे थे कि RBI करती क्या है, इसके माध्यम से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी प्रतिभूतियों की बेचती है और लेती है, किसके लिए, वो क्या करती है, तरलता को क्या करती है, संतुलित करती है, नियंत्रित करती है। इसमें उसमें क्या अंतर है, उसमें इसमें अंतर हम आगे देखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब इसमें अंतर देख लें हम, अब आपके अंतर आपके सामने है सीधा सा। देखिए गवर्नमेंट, सॉरी, हाँ आपके ये हैं, देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस में इन दोनों में अंतर क्या होता है।
बाजार में नकदी बढ़ाने या घटाने के लिए आरबीआई द्वारा सरकारी बॉन्ड या खरीदने या बेचने की प्रक्रिया क्या है आपकी? ओएमओ। नकदी की अधिकता को कम करने के लिए सरकार द्वारा विशेष बॉन्ड जारी करना, यानी एमएसएस का मतलब क्या होता है? सिर्फ लिक्विडिटी कम करना, यानी तरलता कम करने को क्या बोलते हैं हम? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। यानी जो एमएसएस है वो ओएमओ के अंतर्गत ही आता है। यानी देखिए, ओएमओ एक योजना है, एक उपकरण मान सकते हैं, एक योजना मान सकते हैं कि ये एक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया का एक भाग है आपका क्या? एमएसएस। यानी तरलता को कम करने के लिए हम जिस शब्द का यूज करते हैं वो क्या है आपकी? एमएसएस, यानी मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब इसमें और क्या अंतर है? सरकारी बॉन्ड खरीदने या बेचने की प्रक्रिया, तरलता को नियमित रूप से नियंत्रित करना मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा है। अस्थायी रूप से बाजार से अतिरिक्त नकदी हटाना, यानी देखिए, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में तो क्या करता है? डेली यूज करता रहता है कि वो हाँ की बैलेंस रहे। अब ये एमएसएस कब यूज होता है? ये यूज कब होगा? ये उपयोग कब होगा? ये उपयोग होगा कब आपका? जब मार्केट में कभी ज्यादा पैसा आ जाता है। जैसे देखिए, 2009 की मंदी आई तो आपको जरूरत थी कि आप पैसा ज्यादा डाल दें। लॉकडाउन के बाद 2022 में पैसा इतना ज़्यादा हो गया, तब हमने क्या यूज़ किया? एमएसएस यूज़ किया। क्यों किया? पैसा एकदम से ज़्यादा बढ़ गया। तो डेली यूजेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और तरलता कम करने के लिए जब पैसा ज़्यादा आ जाए, यानी बाजार में विशिष्ट परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, तब हम यूज़ करते हैं एमएसएस। उपकरण क्या है? सरकारी बॉन्ड और सिक्योरिटीज। अब एमएसएस बॉन्ड, अब एमएसएस के अंतर्गत ये विशेष बॉन्ड जारी करती है। कौन करती है? आरबीआई। केवल इस स्कीम के लिए एमएसएस बॉन्ड। नकदी पर प्रभाव क्या होता है? बॉन्ड बेचने से नकदी में कमी होती है, बॉन्ड खरीदने से नकदी बढ़ती है। सिर्फ नकदी कम करने के लिए एमएसएस बॉन्ड जारी किए जाते हैं। वही बात, इसका प्रमुख कार्य है तरलता को कम करना, ना कि बढ़ाना। और इसका कार्य क्या है? इसका बढ़ाना भी है और घटाना भी, यानी इंक्रीज भी करना है और डिक्रीज भी करना है। कौन लागू करता है? आरबीआई। इसको कौन लागू करता है? वित्त मंत्रालय और आरबीआई बैठ के बात करते हैं, वो बोलते हैं इसको लाइए। यानी सीधा सीधा सा आपको ये एक चीज समझ जाओगे कि एमएसएस मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम विशेष परिस्थिति में ही लाई जाती है, जबकि ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं ये दैनिक जीवन में या डेली यूज या प्रतिदिन इसी का यूज करती है। क्या करती है? आरबीआई। समय अवधि, नियमित और निरंतर प्रक्रिया, केवल तब जब नकदी का दिखता हो। वही बात हमने की। राजकोषीय प्रभाव, राजकोषीय घाटे पर कोई प्रभाव नहीं। एमएसएस सरकार को देनदारी के रूप में गिना जाता है। क्यों गिना जाएगा? देनदारी का मतलब क्या है? सरकार के ऊपर कर्जा हो गया ना, क्योंकि इसने एमएसएस बॉन्ड जो सरकार ने दिए लोगों को, इसने पैसा ले लिया। किसने? सरकार ने, यानी आरबीआई ने ले लिया। आरबीआई ने लिया, क्यों लिया? क्योंकि इससे सरकार ने बोला था, क्योंकि स्थिति उत्पन्न हुई थी तो आरबीआई ने बोला। तो इसके पास तो पैसा आ गया, इसने बॉन्ड दे दिया। अब इस पर क्या होती है? देनदारी में वृद्धि होती है। देनदारी का मतलब क्या होता है? पैसे को वापस को देने को क्या बोलते हैं हम? देनदारी। और लेने को क्या बोलते हैं? लेनदारी। यदि अब एक एग्जांपल समझते हैं हम इस शब्दावली को, लेनदारी और देनदारी। लेनदारी और देनदारी, यानी एक व्यक्ति ए है, ये बी व्यक्ति को कितना रुपया देता है? 500 रुपये उधार देता है। तो बी व्यक्ति की ये 500 रुपये क्या होगी? देनदारी। और ए व्यक्ति के लिए 500 रुपये क्या होगी? लेनदारी। यानी इसको तो मिलेंगे ना पैसे ए को, क्योंकि इसने क्या दिया था? उधार दिया था। किसको? बी को दिया था। तो बी को वापस करने पड़ेंगे रुपए। किसको? ए को। तो बी के लिए ये है देनदारी और ए के लिए है लेनदारी। तो वही समझ गए होंगे आप। लक्ष्य क्षेत्र, लक्ष्य क्षेत्र एक ही है। अब समझते हैं हम बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अंतर क्या होता है। हमने बात की थी पहले। देखिए, सरकार द्वारा जारी सभी प्रकार के वित्तीय उपकरण क्या कहलाते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी जो गवर्नमेंट बॉन्ड हैं वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहलाते हैं। यानी सीधा सा मतलब है वही कि मैं 10 प्रकार के क्या कर रहा हूँ? 10 प्रकार के पत्र प्रपत्र जारी कर रहा हूँ, सरकारी प्रतिभूति। उसमें सरकारी, इसको क्या बोलते हैं? 10 को क्या बोलते हैं? सरकारी प्रतिभूति। लेकिन 10 के अलग अलग नाम हैं, जिसमें क्या क्या नाम है? किसका? ट्रेजरी बिल, कैश मैनेजमेंट बिल, और अलग नाम है सीधा सा। और एक का नाम क्या है आपका? गवर्नमेंट बॉन्ड। एक को बोलते हैं बॉन्ड, एक को बोलते हैं ट्रेजरी बिल,
एक को बोलते हैं CMB यानी कैश मैनेजमेंट बिल। तो ये इसी का हिस्सा है, सरकारी प्रतिभूति यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का ही हिस्सा है। क्या है? गवर्नमेंट बॉन्ड। अब इन दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है? अंतर क्योंकि इसी के अंतर्गत कार्य करता, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। यह एक व्यापक श्रेणी है, होगा ही व्यापक क्योंकि इसी के अंतर्गत तो ये आ रहा है। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक हिस्सा है जो मैंने आपसे बताया। इसकी अवधि क्या होती है? 91 दिन, 182 दिन और 364 दिन, यानी अल्पकाल। सीधा सा बोलिए, अल्पकाल के लिए, कम समय के लिए। ये ज्यादा समय के लिए, आमतौर पर 5 साल, 10 साल, 20 साल। इसके प्रकार क्या है? ट्रेजरी बिल, CMB और अन्य बॉन्ड। वही यही वाला बॉन्ड बोल रहा है। इसमें क्या आता है? केवल बॉन्ड, क्योंकि ये खुद ही बॉन्ड है। उपयोगकर्ता कौन है? बैंक करते हैं, वित्तीय संस्थान करते हैं, कंपनियां करती हैं, व्यक्ति करते हैं। इसको कौन करता है? बैंक करता है, वित्तीय संस्थान करता है और निवेशक भी करते हैं। ध्यान रखिए, इन्वेस्टर किसका यूज करते हैं? बॉन्ड का। ब्याज दर, ट्रेजरी बिल पर ब्याज पहले ही काटा जाता है, यानी डिस्काउंट रेट पर मिलता है। डिस्काउंट रेट मैंने आपको 2 बार बता चुका हूँ, तब भी 1 मिनट में दोबारा समझ लेते हैं। डिस्काउंट रेट का मतलब होता है कि मान लीजिए अगर मैं 100 रुपये लेने गया आपसे, यानी मैंने बोला आपसे प्रतिभूति लेने समय कि ये जो कागज है मैं कितने रुपए में खरीद रहा हूँ? 100 रुपये में ले रहा हूँ। और सरकार क्या बोल रही है? जब ये मैं 100 रुपये वापस करूंगा तो क्या बोलूंगा? 2 रुपये इस पे क्या दे दूंगा? मैं आपको ब्याज दे दूंगा। 2 रुपये मैं ब्याज दे दूंगा। तो सरकार क्या करेगी? 98 रुपये का ही मुझे क्या देगी? ये प्रतिभूति देगी, यानी मैं सिर्फ 98 रुपये चुकाऊंगा इस पर। और इस पर लिखा कितना होगा? इस पर 100 रुपये लिखा होगा। यानी मैं जब वापस करूंगा सरकार को इसको, तो मुझे कितना मिलेगा? 100। मैंने इसको खरीदा कितने में था? 98 में। यानी 100 रुपये की प्रतिभूति मुझे कितने में मिली? 98 में। क्यों मिली? मुझको इसमें स्टार्टिंग में ही इस पर ब्याज मिल गया। वही निश्चित ब्याज समय समय पर दिया जाता है। अब इसमें समय समय पर दिया जाता है, वो भी निश्चित ब्याज दिया जाता है कि 6 महीने बाद, अगर तुम्हारे पास 6 महीने हैं। देखिए अब एक चीज समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक प्रतिभूति है, मैं क्या करूंगा? इसको किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दूंगा। कितने रुपए से? मुझे पता है मुझे 100 रुपये पर 2 रुपये मिल रहे हैं, तो मैं इसको बेच दूंगा कितने पर? 100 रुपये। मान लीजिए 100 रुपये और 50 पैसे, 100 रुपये और आपके 50 पैसे पर बेच दूंगा। मुझे तो 50 पैसे का फायदा हो गया। हो गया? हो गया। मुझे 50 पैसे का फायदा, क्योंकि मुझे इस पर 2 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। अब इस पर लिखा हुआ कितना? जैसे इस पर ही मानिए कि 100 रुपये में इस पर लिखा हुआ है, किस पर? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पर। और मुझे मिला कितने का था? ये 98 रुपये का मिला था। तो मैं इसको किस में बेच दूंगा? 99 में बेच दूंगा किसी दूसरे व्यक्ति को। और वो भी क्यों ले लेगा? क्योंकि उसको भी पता है सरकारी प्रतिभूति है, तो मैं इसको 100 रुपये में किस में वापस कर सकता हूँ? गवर्नमेंट को। तो इसको 1 रुपये का फायदा और दूसरे व्यक्ति को भी 1 रुपये का फायदा। अब ये व्यक्ति चाहे तो किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है। कितने में बेचेगा? 99.5। अब तीसरा व्यक्ति भी क्यों ले लेगा? उसको भी पता है कि मुझे कुछ नहीं है, 50 पैसे का फायदा तो हो गई। तो ऐसे इसका क्या क्या लेन देन भी हो सकता है मार्केट में। अब क्या होता है? अब बॉन्ड जब जारी होती हैं तब RBI क्या बोलता है? RBI बोलेगा कि मैं ये बॉन्ड जारी कर रहा हूँ, अगर 6 महीने में आप इसको वापस करते हैं तो आपको 2 रुपये का ब्याज मिलेगा। 8 महीने में करेंगे तो 3 रुपये का ब्याज। अगर 5 साल के बाद वापस करेंगे मुझे इस बॉन्ड को, तो मैं आपको 20 रुपये का ब्याज दूंगा। यानी 100 रुपये पर 20 रुपये दूंगा आपको, सीधा सा। अब आप समझ गए होंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, लिक्विडिटी क्या है इसकी? ट्रेजरीबिल्स अधिक लिक्विड शॉर्ट टर्म है, और ये आपकी क्या है? लॉन्ग टर्म होते हैं। सीधा सा हम समझ गए हैं इन चीज़ों को। अब लास्ट है आपकी क्या? मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होती है? एक अर्थव्यवस्था में भीतर प्रचलन में कुल राशि को संदर्भित करता है। मतलब एक अर्थव्यवस्था में कितना पैसा है, और कितने पैसे को हमने कितने प्रकार से बांटा था? M0, M1, M2, M3, इतने भागों में हमने बांटा था। और M4 आपका, M4 अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो आपके लगभग सभी यहाँ पर समाप्त हो गए हैं शब्दावली। और मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो अन्य शब्दावलियाँ हैं जो हमारी छूट गई हैं, वो हम क्लासेस के बाद कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपको इतना विश्वास करना है कि आपकी एक भी शब्दावली
जिससे आपका PYQ सॉल्व ना हो पाए, ऐसी एक भी शब्दावली हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, चाहे वो PYQ की हो, यानी 2025 की कंप्लीट इकोनॉमी की तैयारी हम आपको करवा के देंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अब अगली क्लास में।